जी। सीट त्वरित रूप से कम कार्बन की ओर संक्रमण और लोकतांत्रिक गठबंधन द्वारा जलवायु न्याय पर कार्य करने के लिए प्रयासरत है तथा संस्थागत प्रतिक्रिया, निवेश और राजनीतिक बदलाव को सक्षम करने के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और मानवीय पहलुओं पर कार्य करता है। संस्था के रूप में सीप समावेशी और प्रतिनिधित्व आधारित नीति के माध्यम से वंचित व्यक्तियों और समूहों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक, आर्थिक असमानताओं और कमजोरियों को दूर करने को प्राथमिकता देता है। मैं आप सबका फिर एक बार इस संवाद में स्वागत करती हूँ। आज का संवाद कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के बारे में है और यह चर्चा पूर्ण रूप से हिंदी में होगी। यह चर्चा पूर्ण रूप से हिंदी में होगी। इस संवाद का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जटिलताओं को समझना और उनके तकनीकी वित्तीय समाधानों पर चर्चा करना है। हम विशेष रूप से जैसलमेर जिले के चांदन उपखंड पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत आता है। इस वेबिनार में राजस्थान इस वेबिनार में राजस्थान और अन्य प्रदेशों से कई प्रतिभागी जुड़े हैं, जिनमें किसान, डिस्कॉम प्रतिनिधि, नियामक आयोग के सदस्य और विद्युत क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल। सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे अपने विचार प्रकट करते वक्त समय सीमा का ध्यान रखें। हम यह चर्चा को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। इस संवाद में पैनलिस्ट के अलावा सभी प्रतिभागियों के वीडियो और ऑडियो बंद रहेंगे तथा आपसे अनुरोध है कि आपके विचार, सुझाव एवं सवाल चैट बॉक्स में लिखकर साझा करें। यह संवाद जैसलमेर के बिजली संबंधित मुद्दों और चुनौतियों के निरीक्षण के साथ प्रारंभ होगा। इसके पश्चात सीप से सिमरन ग्रोवर द्वारा संचालित एक पैनल डिस्कशन में स्थानीय हितधारकों की राय, डिस्कॉम का दृष्टिकोण, मौजूदा नियामक ढांचे, संभावित समाधान और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। आपके सभी प्रश्न वेबिनार के समापन के समय लिए जाएंगे और आपसे निवेदन है कि आप उन प्रश्नों को Q&A बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वेबिनार की शुरुआत में मैं किसान संघ चांदन जैसलमेर के उपाध्यक्ष श्री जेतमल सिंह भैरवा जी को आमंत्रित करती हूँ। श्री जेतमल सिंह एक समर्पित किसान हैं, जो क्षेत्र में किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। उन्होंने बिजली की समस्या को लेकर उपखंड कार्यालय, सर्कल कार्यालय और अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष किसानों की मांगों को प्रबलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। वर्तमान में वह किसान संघर्ष समिति चांदन के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री जेतमल जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए। निकिता, सॉरी, जयतमल सिंह जी अभी तक जुड़े नहीं है, तो आप प्रेजेंटेशन के साथ प्रोसीड समझिएगा, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। Himanshi, can you please share the presentation? Thank you, Himanshi. So, सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे अपने वीडियो और ऑडियो म्यूट पर रखें। वीर सिंह जी, आपको अपना ऑडियो बंद करना पड़ेगा। यह प्रेजेंटेशन हिंदी में है और जिन भी प्रतिभागियों को इसे अंग्रेजी में एक्सेस करना है, उसका अंग्रेजी अनुवाद का लिंक हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप इस प्रेजेंटेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कृषि विद्युत आपूर्ति की जटिलताओं और समस्याओं को समझने के लिए चांदन उपखंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट पर आज हम ध्यान केंद्रित करेंगे। लोकल मीडिया और अखबारों से नवंबर 2023 में हमें यह पता चला कि बिजली आपूर्ति की समस्याओं को लेकर चांदन में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के पश्चात इन समस्याओं को जानने के लिए और ग्राउंड की रियलिटी को समझने के लिए मेरे सहकर्मी फराज और ललित ने चांदन उपखंड का दौरा किया था। इस दौरे में उन्होंने 3 गांव डेलासर, सांवला और चांदन तथा 3 सब स्टेशन डेलासर, चांदन और सोजियो की ढाणी कवर किया।
इस फील्ड विजिट में उन्होंने स्थानीय किसानों और स्थानीय डिस्कॉम प्रतिनिधियों से चर्चा करी और इन समस्याओं को समझने की कोशिश करी। कैन यू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी? जी, थैंक यू। चांदन पश्चिमी राजस्थान में स्थित एक ग्राम पंचायत है जो जैसलमेर जिले में आती है। इसकी जैसलमेर जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। कैन यू प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? जी, यह अगर हम चांदन उपखंड की ओर नजर दौड़ाएं तो ये एरिया बड़ा मालूम होता है। यहाँ पर इसका लगभग टोटल वर्गफल 1240 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहाँ 15 ग्राम पंचायत है और 30 से 35 गांवों तथा ढाणियों में यहाँ पर बिजली की सप्लाई की गई है। यहाँ पर 11,000 से ज्यादा बिजली कनेक्शन है और इनमें से लगभग 5,000 कनेक्शन मूलतः रूप से कृषि कनेक्शन के तौर पर है। नेक्स्ट। अब जहां हम कृषि क्षेत्र में बिजली की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इस उपखंड की संरचना जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपखंड की क्षमता अगर हम देखें तो 125 एमवीए के लगभग है और यहाँ पर 21 सबस्टेशन मौजूद, 33/11 केवी के 21 सबस्टेशन मौजूद हैं। यहाँ पर 9 33 केवी के फीडर्स हैं, जिनमें से 6 फीडर मुख्य तौर पर कृषि, घरेलू एवं गैर घरेलू फीडर हैं। 11 केवी फीडर की अगर बात करी जाए तो इनकी संख्या 160 से ज्यादा है और इनमें से 124 मूलतः कृषि फीडर है। 160 में से 14 फीडर कृषि और घरेलू मिक्स फीडर के तौर पर है। अगर हम वर्ष 2023-2024 में डिस्कॉम की आय इस उपखंड की देखी जाए तो यहाँ पर टोटल बिलिंग 160 करोड़ के आसपास हुई थी और दिसंबर 2023 तक 154 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। स्थानीय प्रतिनिधियों से यह भी जानकारी हासिल हुई है कि मार्च 2024 तक के पूर्ण राशि की वसूली की जा चुकी थी और यहाँ पर कुछ भी बकाया, इस उपखंड का बकाया कुछ भी नहीं है। अगर हम श्रेणीवार मांग की ओर नजर दौड़ाएं और उपभोक्ता भार को देखें तो जहां इस उपखंड में आपूर्ति की क्षमता 125 एमवीए के लगभग है, यहाँ पर अनुमानित अधिकतम मांग माने पीक डिमांड 175 से 180 एमवीए के लगभग दर्ज की जा चुकी है। नेक्स्ट। अब हम कृषि क्षेत्र की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में कृषि पृष्ठभूमि की ओर नजर दौड़ाना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ पर चांदन क्षेत्र में हर परिवार के पास औसतन 40 बीघा कृषि जमीन है और 400 से 500 बड़े किसानों के पास जो सिंगल पंप लोड है उसकी रेटिंग 100 एचपी से भी ज्यादा की है। राजस्थान एक मरुभूमि स्थल माने डेजर्ट एरिया होने के बावजूद यहाँ पर भूस्थल 200 फीट नोन किया जा चुका है और इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में इस भूजल स्तर के कारण कृषि एक लाभदायक स्रोत, आजीविका का स्रोत हुआ है। यहाँ पर कृषि में अगर हम कृषि को एज अ लाभदायक आजीविका के तौर पर बात करना चाहें तो यह बात पे नजर दौड़ाना बहुत ही जरूरी है कि जहां इस क्षेत्र में हर बीघा पे एक औसतन 20 से 25 हजार की आय देखी गई है, वहीं अन्य पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में यह आय 2000 से 2500 पर बीघा पे ही सीमित रह जाती है। इन मुख्य फसलों पर इस क्षेत्र में जीरा, इसबगोल, सरसों, मूंगफली, एलोवेरा, गवार, बाजरा और कपास की खेती, गवार, बाजरा, कपास और गेहूं की खेती की जाती है। इसमें से जीरा, इसबगोल, मूंगफली और सरसों ये ऐसी फसलें हैं जहां पर समय अनुसार सिंचाई अति आवश्यक है और बिजली की अनापूर्ति होने के कारण इन फसलों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं आपका ध्यान इन तस्वीरों पर केंद्रित करना चाहूंगी। जहां ऊपरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस फसल पर समय अनुसार सिंचाई करने के कारण यह फसल बहुत ही अच्छी स्थिति में है। हालांकि बिजली आपूर्ति पूर्ण रूप से न होने के कारण कई बार किसानों को अपनी जमीन को विभाजित करना पड़ता है, जहां पर उन्हें वे ऐसा करते हैं कि जो प्राथमिकता वाली जमीन है वहां पर मुख्य रूप से जो भी जीरा, इसबगोल खेती होती है वहां पर समय अनुसार सिंचाई कर देते हैं, पर उसी किसान का बचा हुआ खेत जो आप निचली तस्वीर में देख रहे हैं, जहां पर समय अनुसार सिंचाई नहीं हो पाई है बिजली की अनापूर्ति के कारण, वहां पर फसल नष्ट हो चुकी है। हमारी इस चर्चा के दौरान बिजली आपूर्ति की समस्या को समझने के लिए हमने स्थानीय किसानों से भी चर्चा करी और उन्होंने
कई तरह के मुद्दे हमारे साथ साझा किए। उन मुद्दों में से कुछ मुख्य इस तरह से हैं। पहला उन्होंने जाहिर किया वो था अनियमित बिजली सप्लाई। जहां एक ब्लॉक आर के नियम के अनुसार 6 घंटा बिजली निर्धारित होती है, वहां पर वही उसी जगह यहाँ पर इस क्षेत्र में 3 से 4 घंटा ही बिजली की सप्लाई की जाती है। इस 3 से 4 घंटे की बिजली सप्लाई के दौरान भी यहाँ पर 400 से कम वोल्टेज की सप्लाई होती है, माने 250 से 300 वोल्टेज की ही सप्लाई होती है, जिसके कारण जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनकी मोटर, मीटर और ट्रांसफार्मर का जलना, खराब होना आम बात है। इसके अलावा किसानों को यहाँ पर बिजली भले ही 3 से 4 घंटे के लिए मिल रही हो, पर इसकी राशि का पूरे 6 घंटे का भुगतान करना होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम किसानों को फ्लैट रेट कनेक्शन है। तो कम समय की बिजली मिलने के बावजूद जो राशि भुगतान होती है वो पूरी 6 घंटे की जाती है। इसके अलावा एक मुख्य कृषि क्षेत्र का मुख्य मुद्दा तो यह था कि फसल का नुकसान, अनियमित बिजली, अप्राप्त वोल्टेज, कम ज्यादा वोल्टेज, इसके वजह से जो उपकरण खराब होते हैं और जो सिंचाई में बाधा आती है, उसके वजह से फसल का काफी नुकसान होता है। और अगर हम देखें तो ये फ्लैट रेट कनेक्शन के कारण, फसल के नुकसान के कारण और जो ट्रांसफॉर्मर है, मोटर्स है, उन सब के खराब होने के कारण जो आर्थिक रूपी बोझ है वो भी पूरे रूप से किसानों पर आता है। इनके अलावा अन्य मुद्दे भी उन्होंने जाहिर किए, जिसमें एक सुरक्षा, क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर का समय पर बदलना या ट्रांसफॉर्मर वापस करने में देरी, यह भी हमने देखा। किसानों से बात करने के पश्चात स्थानीय डिस्कॉम के प्रतिनिधियों ने भी अपने मुश्किलें और समस्याएं साझा की। उनमें से सबसे पहला उन्होंने बताया लोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप। जहां हमने मूलभूत संरचना के हिसाब से देखा कि वर्तमान की क्षमता 125 एमवीए की है, वहीं बिजली की मांग यहाँ पर 175 से 180 एमवीए दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल लगभग 1100 नए कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड ड्राफ्ट भरा जा चुका था, पर वे अब भी डिस्कॉम के छोर पर लंबित हैं। और ये एरिया बड़ा होने के कारण, लंबे फीडर होने के कारण यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की समस्या काफी आम है, जिसका प्रबंधन करना स्थानीय डिस्कॉम के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। अगर हम सबस्टेशन की बुनियादी ढांचे और संरचना की बात करें, तो यहाँ पर आप ऊपरी तस्वीर में देख रहे हैं, यह है सोजियो की ढाणी का सबस्टेशन। ये इसकी जो लोकेशन है, ये एक बीच रोड में स्थित सबस्टेशन है और इसके आसपास कोई भी तरह की बैरिकेडिंग नहीं की गई है। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि सबस्टेशन पर जो कर्मचारियों की संख्या है वो भी काफी कम है। एक और मुख्य मुद्दा जो हमारे साथ डिस्कॉम प्रतिनिधियों ने साझा किया वो था वसूली में चुनौती। जैसे कि यहाँ पे किसान अ, लगभग 3 से 6 महीने में बुआई और फिर कटाई करते हैं, तो वो 3 से 6 महीने बाद ही बिजली बिल का भुगतान कर पाते हैं। लेकिन बिलिंग चक्र डिस्कॉम का हमारे इधर 2 महीने का होता है। इस वजह से जैसे ही किसान भुगतान के लिए किसान 3 से 6 महीने में भुगतान करते हैं, तब उस दौरान जो स्थानीय उपखंड प्रतिनिधि हैं उनको और लोगों को वसूली के काम में लगाना होता है। तो इस फील्ड विजिट से हमें किसानों और स्थानीय डिस्कॉम के प्रतिनिधियों की समस्या और मुद्दे हमें जानने मिले। अब मैं इसके बाद एक बार जानना चाहूंगी कि क्या हमारे साथ अ, जेतमल सिंह जी जुड़ पाए हैं? सिमरन? नहीं निकिता, जेठमल सिंह है। हाँ, आई थिंक जुड़ पाए हैं, बट नमस्कार जी। मैं नमस्ते। जठाराम चौधरी। शायद जेठमल जी कह रहे हैं, जठाराम चौधरी कह रहे हैं आप? जेठमल जी कह रहे हैं, अभी वो जुड़े हैं। जेठमल जी, आप अपना मैं जठाराम ऑडियो। चौधरी, रिटायर्ड ऐसे ही हूँ। जी जी, जेठाराम जी, एक मिनट आप अ, बाद में। जेठमल सिंह यस भाटी सर। जी। हाँ, जेठमल सिंह भाटी जी को आमंत्रित करना चाह रहे हैं। जेतमल सिंह भाटी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर, अपना आपको ऑडियो ऑन करना पड़ेगा, अभी म्यूट पे हैं आप। भाटी साहब। निकिता, आई थिंक ही कैन हियर यू। ओवर टू यू। जेतमल सिंह जी, आप म्यूट पर हैं।
जी, हम आपको देख पा रहे हैं। जी नमस्ते, नमस्ते जेठमल जी। अ, नमस्ते। जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने अनुभव और अपने विचारों को प्रकट करें। जी मैं ये जी, कहना चाहता हूँ, हमारी साहिब अधीनता चांदन के अधीन लगभग 5,500 तो कृषि कनेक्शन है। उसके बावजूद यहाँ पर घरेलू कनेक्शन 10,000 से ऊपर है। मुख्य यहाँ की समस्या ये है कि पहले यहाँ पे लोग पशुधन पे आधारित थे। यहाँ जैसलमेर जिले में, पूरे जिले में यदि चांदन सहायक अभियंता की मैं बात करता हूँ, तो हमारी आजीविका मात्र एक पशुपालन थी। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यहाँ पर पानी है, ये ट्यूबवेल की खुदाई हो सकती है। तो ऐसे करते करते हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय सर्वप्रथम 92 में प्रथम एक ट्यूबवेल चालू हुए थे उस टाइम में। तो धीरे धीरे करके लोगों ने फिर पशुपालक का धंधा जो था वो बंद कर दिया और लोग पूरी तरह से खेती पे निर्भर हो गए। और आज की तारीख में हालात बहुत ही नाजुक स्थिति ये बन चुकी है कि लाइट की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति। उसका मेन कारण मैं ये बता देता हूँ, हमारे जैसलमेर जिले में 220 मात्र एक ही है, वो है हमारे जैसलमेर में एक ही है मात्र। तो उससे जो हमारे अमर सागर से जो सप्लाई होती है 220 की, एक चांदन में हमारे 220 सेक्शन हो रखा है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो ट्रिपिंग की समस्या है, अब लाइट तो ये बता दे भाई 5 घंटे आपको दे रहे हैं, लेकिन लाइट हमारे को वास्तव में 2 से 2.5 घंटे ही मिल रही। उसका मेन कारण ये है कि जैसे ही यहाँ पे हम ट्यूबवेल चालू करते हैं, तो यहाँ पे जैसे खेत है तो कम से कम 100 फुहारे, 100 पाइप, वहां से एक जो पाइप होता है वो 20 फुट का होता है। तो वहां पे पानी वहां लास्ट जो टेल का फुहारा होता है, वहां पहुंचने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो इतने में तो वापिस 5 घंटे में कम से कम 10 बार या 15 बार ट्रिपिंग होना, ये बहुत ही बड़ी एक मतलब किसानों को घाटा हो रहा है। और किसान आज की तारीख में बहुत ही बेहाल है। अब किसानों ने तो, आप मानते नहीं, यहाँ पे मैं घरेलू बात कर रहा हूँ, यहाँ से प्रत्येक जितनी भी ढाणियां है, ढाणियों में लोग बहुत ज्यादा बसते हैं। तो एक कर्मा की ढाणी करके है जहाँ पे कम से कम 50 घर की बस्ती है और वहां आबादी होगी कम से कम 1,000 परिवार की। 1,000 परिवार वहां यदि रह रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर में जोड़ रखा। प्रत्येक ढाणियां यहाँ से, प्रत्येक कोई लाइन अलग नहीं है घरेलू, सब एग्रीकल्चर में जोड़ रखी है। तो इस गर्मी में बहुत बेहाल है। अभी मैं आपसे वर्तमान में बात कर रहा हूँ, मैं हकीकत चीज कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहां पे 20 कनेक्शन है। तो यहाँ पे 24 घंटे में मात्र जब 5 घंटे लाइट आती है तब भी मिल पाती है। सिंगल फेज हमारे को नहीं मिल पाती। सिंगल फेज कनेक्शन दे रखे हैं, सिंगल फेज ट्रांसफर दे रखे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं भी जैसे हम वहाँ आपको लाइट जोड़ते हैं तो वो लोड आ जाता है। तो उसमें किसान या उस परिवार की क्या, वो तो क्या कर सकते हैं भाई, लोड आ जाता है तो उनको वो लाइट नहीं दे रहे। उसके बावजूद हमने यहाँ से खूब प्रयास किए, कई बार मैं बता दूं आपको, हमारी किसान संघर्ष समिति के बैनर तले कम से कम हमने 15 साल में 25 से 30 बार हड़तालें कर दी। हम मंत्री से मिले, जबकि जल शक्ति मंत्री यहाँ आए हुए थे, उनसे मिले, गजेंद्र सिंह जी से। यहाँ पर कृषि केंद्र राज्य मंत्री जो कि कैलाश जी चौधरी से, उनसे हमारा किसान प्रतिनिधित्व, और यहाँ से कम 500 किसान हम जिला मुख्यालय पे मिले। उसके बाद में हमने जिला मुख्यालय पर कई बार हड़तालें की, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद हमारे को आश्वासन दिया जाता था कि आपको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाएगा, कुछ न कुछ जैसे आपातकालीन क्या किया जाए उसके बारे में आपको कुछ न कुछ राहत दी जाएगी। लेकिन वोल्टेज की समस्या को बातें छोड़ो, हमारी यहाँ लाइनें जो है, कम से कम एक लाइन कोई 20 किलोमीटर से कम कोई लाइनें है ही नहीं, इतनी लंबी लाइनें हैं। अब ये लाइनें पुरानी हो चुकी है, गर्मी में तो ये चलने के लायक ही नहीं है। गर्मी में ये, जब भी यहाँ गर्मी आप देखो, इतनी लाइनें नीचे आ जाती है, तारे, चलता हुआ आदमी यदि हाथ ऊपर कर लेता है तो वो आराम से पहुंच सकता है। तो इस वजह से बहुत ही हालत आज की तारीख में गंभीर है। कुछ कुछ किसानों ने ये निर्णय कर लिया, खेती करनी बंद कर दी। मैं ये हकीकत कह रहा हूँ आपको, उन्होंने ये कर दिया है कि अभी वहां पे गायें लेकर के, अब जमीन तो खूब बड़ी, लाइटें है नहीं तो क्या करेंगे बेचारे, वो तो वहां गायों लेकर के वहां पे अपना जेठमल जी आप म्यूट। जी को। जी, तो इस वजह से हालात बहुत दयनीय है। और यहाँ पे जो कि यहाँ पे कम से कम 4-5 तो 132 यदि जीएसएस बन जाए, और 11 केवी के तो कम से कम यहाँ से
लाइनें पड़ी है, बहुत सालों की लाइनें, आप वहां देखो जाकर के, जिनकी हालत बहुत दयनीय, वो रिपेयर की हालत पे कोई करता ही नहीं है। हाँ जरूर आश्वासन दे देते हैं, हम जब भी धरना करते हैं, एक साल में कम से कम हमारा 3 या 4 बार धरना प्रदर्शन होता ही होता है। जिला मुख्यालय पे होता है, चाहे सहायक अभियंता चांदन के सामने हो, प्रत्येक मीडिया वालों ने भी कई बार कवर किया है, लेकिन स्थिति वही की वही है, सुधार की हालत पे कुछ नहीं है। इस वजह से यहाँ का जो मैं जल स्तर आपको बता दूं, 200 फुट पे प्रत्येक की मोटर, जैसे भूजल विभाग वाले कह रहे हैं कि यहाँ जल स्तर नीचे होता जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमने, मेरे देखते हुए आज 25 साल हो गए, तो 10-15 फुट तो नीचे पानी चला ही गया होगा, लेकिन ऐसी हालत बिल्कुल ही नहीं है कि यहाँ पर भूजल विभाग के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हालात किसानों की लाइटों को लेकर के बहुत परेशानी है, बहुत भारी परेशानी है। तो हम यहाँ से अब किसान जो यहाँ जैसलमेर जिले में चांदन सहायक अभियंता में बात कर रहा हूँ, तो किसानों ने एक अभी जो कपास की फसल बोई थी, अब प्रत्येक लाइन, एक में लाइन आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, चांदन से जायसर डेलासर एक फीडर नाम है, वो आज 4 दिन से बंद पड़ा है। यहाँ गर्मी है, आपने भी पढ़ा होगा, जो 55 डिग्री पार कर गया है। कपास बोया हुआ था वो पूरी तरफ से चौपट हो चुका है। आज की तारीख में लोगों ने लाखों रुपए वहां से खर्च करके अपनी फसल बोई थी, लेकिन इस लाइट की वजह से वो फसलें सारी बर्बाद हो गई। कपास यहाँ पे नील है। इस बार जो कपास की बुआई हुई थी आज से 10, 15, 20 दिन पहले हुई थी, लेकिन ऊपर भगवान ने रौद्र रूप ऐसा धारण किया कि यहाँ के पर गर्मी बहुत ज्यादा तादाद में आने के कारण लाइनें फॉल्ट हो गई। इन्होंने मेंटेनेंस, जो यहाँ के एक मुख्य कारण है एफआरटी की, ये बताते हैं हमारी इतनी टीमें, इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि एफआरटी में हम तो यहाँ पे स्टाफ देखते हैं 2 या 3 सहायक अभियंता के अधीन। अब पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, हमें किसी को पता नहीं है। न हम कोई गाड़ी है इनके पास में, न कोई सुविधा है, कुछ भी नहीं है, मात्र नाम की खाना पूर्ति कर रहे हैं। किसान आज की तारीख में आर्थिक स्थिति से दबता जा रहा है, पर डे पर नीचे दबता जा रहा है, ये स्थिति है जी। धन्यवाद जेतमल जी, आपने अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सीप से सिमरन ग्रोवर जी को आमंत्रित करती हूँ पैनल डिस्कशन के लिए। इस पैनल डिस्कशन में हम स्थानीय हितधारकों की राय, डिस्कॉम के दृष्टिकोण, मौजूदा नियामक ढांचे और संभावित समाधान और योजनाओं, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सिमरन जी। धन्यवाद निकिता। पैनल का शुरुआत करने से पहले सभी अतिथियों का स्वागत। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में कमी और सप्लाई क्वालिटी के इशू आम बात है। इसीलिए हमारी और इसके लिए दोष बहुत एजेंसी को, बहुत लोगों को दिया जाता है। ये चांदन में थोड़े तह तक जाने की हमारी मंशा यही थी कि इस इशू को सिस्टमिक लेवल पे समझें, एग्जैक्टली समझें कि एक इलाके में क्या हो रहा है। जनरली बात ना करें कि हाँ बहुत खराब है, डिस्कॉम का काम अच्छा नहीं है, उनका ऑपरेशन अच्छा नहीं है या कोयले की कमी है, बट जमीन पे पर जाकर देखें कि एक्चुअल हालात क्या है, किसानों को क्या चुनौतियां आ रही हैं, डिस्कॉम के स्टाफ को क्या चुनौतियां आ रही हैं, और उसके तहत एक आम राय बना के और कुछ प्रैक्टिकल हम प्लानिंग कर सके कि इशू का मसला जो हमारा है हल हो सके, जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है। और ये एक क्षेत्र की का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है। और और ये भी कहा जाता है कुछ तरह से लगभग पूरे भारत का मुद्दा भी है। इसी के साथ मैं पहले आईवीर सिंह जी को का निमंत्रण करना चाहूंगा। आईवीर सिंह जी, आप एक किसान भी हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं देख देख पा रहा हूँ आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो इससे पहले कि कनेक्शन में कुछ दिक्कत आए, तो अगर आप भी अपना कुछ विचार रखना चाहते हैं तो आपका निमंत्रण है आईवीर सिंह जी। आज कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं को लेकर जो विद्युत संवाद आयोजित किया गया है, इसके लिए आयोजित ग्रुप का बहुत बहुत आभार। और हमारा जैसलमेर जिला जो संपूर्ण राजस्थान में 65% विद्युत आपूर्ति करता है,
और जिसमें पवन शक्ति से, विंड मिल, तो ये जो सौर ऊर्जा और गैस से विद्युत उत्पादन अब हमारे जैसलमेर जिले में हो रहा है। और किसानों के, यहाँ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और यहाँ एक एक यूनिट के लिए किसान को तरसना पड़ रहा है। जैसलमेर जिले के चांदन क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति को बहुत ही दयनीय स्थिति है, जिसके मुख्य क्या कारण ये है कि क्षमता से ज्यादा विद्युत कनेक्शन देना और 220 का जीएसएस का अभाव, ये स्वीकृत हो चुका है चांदन में, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है। आज तक ये अभी ठंडे बस्ते में है और पर्याप्त मात्रा में विद्युत कर्मचारियों का अभाव है और विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसमें विद्युत विभाग में पूरा विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और पुरानी विद्युत लाइनें बहुत पुरानी जर्जर अवस्था में, उसको बदलने की जरूरत है और फीडर की सेपरेट विद्युत लाइन होनी चाहिए और एक एक फीडर को दूसरे के साथ में अटैच किया हुआ है। जैसे अभी आपने बात की है सोजिया जीएसएस से, ये हमारे सावला फीडर में भी दो फीडर बनाए हुए और सगरा में 2 फीडर बनाए हुए, ऐसे ये अलग अटैच करके चला रहे हैं। किसान अपने खुद के पैसों से लाइन में उनका खर्चा वसूल कर रहा है, किसान खुद वहन कर रहा है, तो लाइन मैन का ये कोई जो ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ के जो कर्मचारी है वो कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी ये लाइट की बहुत विकट समस्या है। यहाँ जो जब भी हमारे यहाँ फसल एकदम जहाँ भी कटाई की टाइम या बिजाई की टाइम जब भी हो, उस टाइम ये हमारे लिए इसकी समस्या हर टाइम बनी रहती है। धन्यवाद। धन्यवाद आईवीर सिंह जी। इसके साथ मैं जेठराम चौधरी जी का आमंत्रण करना चाहूंगा। जेठराम चौधरी जी, आप 37 साल से जोधपुर डिस्कॉम में आपने विभिन्न इलाकों में काम किया। 2021 से 2022 में ये जैसलमेर सर्कल के अधीक्षण अभियंता भी रहे और 31 दिसंबर 2023 को अधीक्षण अभियंता पाली के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। सर, हम राजस्थान में तीनों आईवीर सिंह जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हमने तीनों राज्य में तीनों डिस्कॉम के साथ काम किया है और हम समझते हैं बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं डिस्कॉम को काम करने में। ऊपर से रिसोर्स की लिमिटेशंस हैं, नीचे पॉलिटिकल भी इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज भी हैं, इलाका भी बहुत चैलेंजिंग है। तो इस इशू का अगर हम तकनीकी विश्लेषण करें तो आप उस बारे में अगर अपने विचार साझा कर सके तो हमें भी इस मुद्दे को बेहतर समझने में आसानी होगी। जेठाराम जी। सर नमस्कार। मैं यहाँ 2021 में ऐसे रहा हूँ और 37 साल की मेरी नौकरी हो गई है। जो जैसलमेर जिले में जो समस्याएं हैं, मेरे ख्याल से जोधपुर डिस्कॉम में और कहीं इतनी समस्या नहीं है। और विशेष करके चांदन में, पूरे जिले में चांदन एरिया में समस्या का मेन जो कारण है, सब मैंने जो पता लगाया था, मैं भी 3-4 जीएसएस बना के आया हूँ 33/11 केवी के, जहाँ बर्निंग इश्यू था। वोल्टेज की प्रॉब्लम वहाँ बहुत ज्यादा है सर। अगर ट्यूबवेल पानी बाहर ही नहीं निकालेगा तो किसान फसल कैसे उगाएगा? इसके लिए सर 220 केवी जीएसएस हमने स्वीकृत कराया है। उस बात को आज 3 साल हो गए हैं सर। मैं भी विभाग का आदमी हूँ, तो इसको अगर जल्दी से जल्दी बना दिया जाए सर तो 80% समस्याएं सॉल्व हो सकती है वोल्टेज प्रॉब्लम की। फिर सर बाद में फ्यूचर प्लान के लिए 4-5 132 केवी जीएसएस बन जावे तो और समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ के लोग बड़े सीधे हैं सर और खेती बाड़ी में बहुत मेहनत करते हैं और ये सारी कॉमर्शियल क्रॉप यहाँ होती है सर। जीरा होता है पूरे देश में सप्लाई, जैसलमेर से जीरा सप्लाई होता है सर सारे देश में सबसे ज्यादा। और मैं भी किसान हूँ सर। रामदेवरा में मेरा भी फार्म हाउस है, 200 बीघा जमीन है सर, और वहाँ इतनी समस्या नहीं है सर। मेरा अजस्टर जीएसएस लगता है, वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चांदन में अगर ये समस्या सॉल्व करनी है तो मैं वहाँ, ये ऐसे था जब भी मैंने बहुत बताया कलेक्टर साहब को कि 220 केवी जीएसएस का निर्माण तुरंत किया जाए, क्योंकि 100 किलोवाट मेगावाट की कैपेसिटी है उसकी सर, और उसको 80% पे चलना है। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, 180 पे चल रहा है। तो
तो वोल्टेज की प्रॉब्लम 200 440 से वोल्टेज कम मिलने नहीं चाहिए मोटर को। इनका एक समस्या ये भूल गए सर, इनकी मोटरें भी खूब चल रही है, तो किसान तो उल्टा या लॉस जा रहा है सब। मेरा एक ही अनुरोध है साहब सरकार से, आपसे, कि 220 केवी जीएसएस बनाकर इनको राहत दी जा सकती है। बाकी छोटे मोटे मुद्दे मैंने नोट किए हैं, जर्जर पोल हम दूर कर रहे हैं। हमारी मेंटेनेंस, हर साल मेंटेनेंस का एस्टिमेट बनता है, हर साल हम पोल भी रिप्लेस करते हैं, वो छोटी समस्या है। मेन समस्या जो है, जो वोल्टेज प्रॉब्लम है किसानों के लिए, और ये किसानों के लिए मीटिंग रखी गई है आज, तो इसमें 220 केवी के लिए मैं सब कहता हूँ, सुपास करता हूँ कि विद इन 6 मंथ बनना चाहिए। और जमीन भी है वहाँ अवेलेबल है, लाइन भी आ चुकी है, तो फिर समस्या कहाँ है? इसको टॉप प्रायोरिटी पे अगर लिया जाए, विद्युत मंत्री जी इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेते हैं तो बन जाएगा। बाकी जैसलमेर को एक किनारा कर दिया जाता है, पूरे देश, पूरे स्टेट में विकास होता है, और जैसलमेर आता है वो विकास, जैसे पानी की पाइपलाइन स्टार्टिंग में पानी प्रेशर से आता है, टेल एंड में कम आता है, वही हिसाब जैसलमेर का है। वहां जा जाते हमारा प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ठीक है, समय दिया हमें। थैंक यू जेताराम जी। कुछ प्रश्न और भी हैं, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, पर इससे पहले श्वेता, ज्वाइनिंग के लिए थैंक यू, आपका निमंत्रण करता हूं मैं। श्वेता, हमारा जो एनालिसिस है, एक जो मुख्य इशू ये भी है कि राजस्थान में जो एग्रीकल्चर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंडर नीड रेगुलेट होती है। इसका जो दायरा है आरईआरसी के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। आपका क्या, क्योंकि आप सॉरी, माफी चाहता हूँ, आपका इंट्रोडक्शन करना मैं भूल गया। आप प्रयास में फेलो के पद पे काम करते हैं, आपने बिजली के बहुत सारे मुख्य में बहुत काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सीए, नीति आयोग, और उनके अंतर्गत बनी कई कमेटियों की आप मेंबर रह चुकी हैं। तो श्वेता, मेरा सवाल ये था कि नेशनल लेवल पे, देश के लेवल पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग राज्यों में एग्रीकल्चर सप्लाई को रेगुलेट करने का? क्या ये टिपिकली प्रदेश के जुरिस्डिक्शन के अंदर ही रहती है, और उसके क्या चैलेंजेस हैं, और आपका इसको रेगुलेटरी एम्बिट में लाने का, रेगुलेटर के दायरे में लाने का, उस पर क्या विचार है? श्वेता। धन्यवाद सिमरन जी। अ, अ, पहले तो ये सारी कहानियां जैसलमेर की सुन के मुझे तो बहुत मैं थोड़ी व्याकुल हो गई हूँ कि इतनी तकलीफें हैं वहाँ के किसानों की। अ, और जैसे जेठाराम जी कह रहे थे कि शायद चंदन में ये बहुत सारे हैं। तो जैसे देश में इतर राज्यों में होता है, वैसे ही कहानी शायद राजस्थान की भी है कि केवल स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंतर्गत आती है, लेकिन एक बार कनेक्शन जाता है श्वेता, आपका ऑडियो कट रहा है, आप शायद वीडियो अगर ऑफ करें तो मे बी कनेक्शन क्वालिटी इंप्रूव करेगी। कनेक्शन, तो उसकी जो भी, हाँ, शायद मैं ऑडियो वीडियो अभी के लिए पॉज करती हूँ और फिर हम जी। फिर से लेते हैं। जी, अ, बेहतर। अभी के लिए ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज बता दीजिए। जी, अ, काफी बेहतर। तो जो सप्लाई क्वालिटी के जो कंसर्न्स है, ये तो ये तो श्योर रेगुलेटरी परव्यू के अंडर श्वेता, आपके सप्लाई कनेक्शन कोड के में तहत आरईआरसी ने डिक्लेयर किया है। फिर से दिक्कत आ रही है। जी अभी भी अच्छा, आप दिक्कत आ रही है। एक मिनट मैं अपनी इंटरनेट चेंज करके देखती हूँ। हाँ, ठीक। एक जस्ट वन धन्यवाद। सेकेंड। हाँ, तब तक मैं पीके गर्ग जी, आपका अगर मैं आमंत्रण कर सकता हूँ। श्री प्रवीण कुमार गर्ग जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने 1991 में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के साथ अपना करियर की शुरुआत की।
विद्युत बोर्ड की अनबंडलिंग के बाद उन्होंने राजकीय ट्रांसमिशन कंपनी विद्युत प्रसारण निगम के में कार्य किया और वर्तमान में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में कार्यरत हैं। आरईआरसी में उपनिदेशक वितरण के रूप में ये विद्युत वितरण संबंधी मामलों में कार्य करते हैं और बिजली के और भी मुद्दे देखते हैं। पीकेगर जी, आपका स्वागत है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। पीकेगर जी, आपसे भी मेरा सवाल सिमिलर ही है जो मैं श्वेता से भी पूछना चाह रहा था कि एग्रीकल्चर के जब मामले आते हैं, प्रदेश कुछ लिमिटेशन तो हम समझ पाते हैं क्योंकि सब्सिडी ज्यादा है, इसको बजट के अनुसार से कनेक्शंस को रिलीज किया जाता है और शायद यही एक कारण है कि कृषि पॉलिसी के अंदर सप्लाई को भी प्रदेश के जुरिस्डिक्शन में ही रखा गया है। किंतु आपके अनुसार इसका क्या आयोग के आरईआरसी के जुरिस्डिक्शन में लाना अनिवार्य है? इसके क्या चैलेंजेस हैं? और दूसरा सवाल ये भी है कि आयोग ने अपने ऑर्डर्स में डिस्कॉम्स को भी निर्देश दिए हैं कि एग्रीकल्चर पॉलिसी के अनुसार अपने टर्म्स ऑफ कंडीशन एंड सप्लाई को अपडेट दिया जाए। किंतु यहाँ पे कोई भी मापदंड किसी भी डिस्काउंट द्वारा अपडेट नहीं किए गए हैं। तो इस पे आप अगर अपने विचार साझा कर सकें। धन्यवाद धन्यवाद संदर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इसमें मेरा कहना यह है कि आरईआरसी ने अपनी तरफ से, जैसे भी आपने कहा कि सप्लाई इंटरप्शन है और बार बार में ट्रिपिंग होती है, तो उसके लिए आरईआरसी ने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन बनाया। तो उसमें एक समय समय निर्धारित की गई है हर एक फॉल्ट के लिए। जैसे नो करंट के लिए अलग टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है, ट्रांसफार्मर फेलियर की वजह से अगर सप्लाई जाती है तो उसके लिए अलग टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है, लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो केबल में फॉल्ट है तो उसके लिए अलग टाइम स्पेसिफाई है। तो आरईआरसी ने इस तरह से सभी कंज्यूमर्स के लिए एक समय सीमा, मतलब डिस्कॉम्स को डायरेक्शन दे रखी है कि इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप सप्लाई रेस्टोर नहीं करते हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा और कंज्यूमर को कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो ये सारा एक एसओपी रेगुलेशन में आरईआरसी ने बनाया। अब दूसरा पॉइंट, जो मेन पॉइंट ये है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है, जैसा इन्होंने बताया अभी, तो इसमें इसके लिए आरईआरसी ने इन्वेस्टमेंट प्लान में प्रोविजन रखा हुआ है। जो ईयरली जो डिस्कॉम्स इन्वेस्टमेंट प्लान के अप्रूवल के लिए पिटिशन फाइल करते हैं, उसमें वो सारी चीजें अप्रूव की जाती है। तो अगर डिस्कॉम इस तरह का कोई प्रपोजल देता है तो इन्वेस्टमेंट प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो आरईआरसी अप्रूवल देता है। तो मेन दो, इसके अलावा आरईआरसी अपने जो टैरिफ ऑर्डर इशू करता है ईयरली, उसमें इन पॉइंट्स पे अलग अलग डायरेक्शन देता है। जैसे पिछली बार जो 31/3/23 को जो ऑर्डर इशू किया था FY 23 के लिए, उसमें डिस्कॉम को डायरेक्शन दिया था कि वो ग्रामीण क्षेत्र पे जाके और पंचायतों से भी डायलॉग रखे, वहाँ चौपाल वगैरह आयोजित करें और कंज्यूमर्स की समस्याएं सुने और उसका रेक्टिफिकेशन करे। तो इस तरह की आरईआरसी समय समय पर डायरेक्शन देता है। धन्यवाद गर्ग साहब। सर, एक इशू मेरा जो मेन ये था कि जब एग्रीकल्चर सप्लाई की बात आती है तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं इंक्लूडिंग ग्रीवेंस एड्रेसर के, वो आपके एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये एग्रीकल्चर सप्लाई आपके आरईआरसी के परव्यू के अंडर ही नहीं है। तो उसके बारे में जी, उसमें एक्चुअली रूरल एरिया को पूरा कवर किया हुआ है एसओपी में, और सप्लाई के बारे में उसमें दिया हुआ है कि एजी में सप्लाई ब्लॉक आवर में दी जा सकती है, वो रिलैक्स। बाकी बाकी कंज्यूमर्स के लिए 24/7 सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, जी, तो वो भी हमने धन्यवाद। एड्रेस किया है। श्वेता, आप अगर आप जुड़ पा रहे हैं। हाँ, आप अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, काफी बेहतर आ रही है अभी तो। ओके, सॉरी, क्या हम सवाल के पास फिर से जा सकते हैं ताकि मैं थोड़ा जी, रिफ्रेश करूं? हाँ। सवाल ये था श्वेता कि एग्रीकल्चर को रेगुलेट करने के लिए हम आपका नेशनल एक्सपीरियंस क्या है अलग अलग राज्यों में? क्या ये राज्य की कृषि पॉलिसी के तहत ही रेगुलेट किया जाता है? और क्या कुछ उसमें कृषि पॉलिसी के अंदर अगर रेगुलेट किया जाता है तो क्या उसके कुछ बेहतर प्रावधान है? जैसा कि मैं भी बता ही रहा, शेयर कर रहा था कि टीसीओएस में तो मापदंड दिए गए हैं, सप्लाई क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अगर खराब हो तो कितने दिन में
ट्रांसफार्मर ठीक हो जाना चाहिए, कनेक्शन ठीक हो जाना चाहिए, बट एग्रीकल्चर सप्लाई के लिए ऐसे कुछ, हालांकि आरईआरसी के निर्देश हैं कि पॉलिसी के अनुसार उसको अपडेट किया जाए लाइसेंसी के द्वारा, बट ऐसा किया नहीं गया। तो आपका Correct. बाकी स्टेट से क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, उसको साझा करें प्लीज। करेक्ट। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी पहले कि एग्रीकल्चर कनेक्शन मिलना ये तो एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत है, और ये बहुत काफी सारे राज्यों में कनेक्शन प्रोविजन जो है कृषि कनेक्शन का, वो एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत होता है, क्योंकि ये कनेक्शन सब्सिडाइज्ड होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट इस कनेक्शन का भार उठाती हैं। लेकिन एक बार कनेक्शन मिल जाता है, ये तो हर स्टेट में वाकिफ है कि कनेक्शन के बाद की सप्लाई जोड़ना और सप्लाई देना ये तो हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के परव्यू में आता है, और जब जब वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर स्टेट के रेगुलेटरी कमीशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्रीकल्चर सप्लाई को जो एग्रीकल्चर कनेक्शन को जो सप्लाई मिलता है वो रेगुलेटेड बाय द हैज टू बी रेगुलेटेड बाय दैट कमीशन। अब आप जो बात कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस है किसी किसी स्टेट्स में, इवन सप्लाई कोड के तहत एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए कितने घंटों की सप्लाई मिलनी चाहिए और किस वोल्टेज पे मिलनी चाहिए, ये काफी सारे स्टेट्स में स्पेसिफाइड है, स्टेट रेगुलेशंस में स्पेसिफाइड है। लेकिन इसकी जो मॉनिटरिंग होती है या डिस्कॉम ने जो रिपोर्टिंग करनी होती है रेगुलेटर को, वो मेरे ख्याल में और मेरे पढ़ने में तो आई नहीं है कि कोई इसको पब्लिकली स्पेसिफाई करता है, कोई डिस्कॉम इसको पब्लिकली पब्लिश करता है कि हम एग्रीकल्चरल कनेक्शंस को कितनी वोल्टेज पे सप्लाई दे रहे हैं। कोई कोई स्टेट्स में जहां एडवांस्ड सप्लाई अभी मिल रहा है एग्रीकल्चरल कनेक्शंस को, स्पेशली आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, जहां HVDS डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दे रहे हैं, वहां क्या हो रहा है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं, तो कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 कनेक्शंस हैं। वहां पे उन स्टेट्स या उन राज्यों में सप्लाई क्वालिटी मेंटेनेंस ज्यादा आसान हो रहा है, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे कम नंबर है कनेक्शंस के। लेकिन बाकी सारे राज्यों में, महाराष्ट्र जहां हम ज्यादा पास से हम काम कर रहे हैं, वहां पे भी इश्यूज जो आप अभी हम चांदन में देख रहे हैं, वैसे पॉकेट्स महाराष्ट्र में भी है, जहां फीडर लेंथ्स 15 से 20, 25, 30 किलोमीटर तक चलते हैं, और काफी सारे कनेक्शंस एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे होती हैं, क्योंकि लाइन लेंथ्स बहुत ज्यादा है, जबकि रोस्टरिंग 8 घंटे की है, तभी तभी भी किसानों को बिजली कहीं 3 घंटे कहीं 4 घंटे ही मिलती है। और ये जो वोल्टेज की जो समस्याएं हैं, जहां लाइन लेंथ्स बढ़ती हैं वहां वोल्टेज की समस्या एक्सपीरियंस तो सभी जगह पे होती है, क्योंकि इंडक्शन मोटर्स का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि एट द स्टार्ट ओवरड्रॉल होता है पावर का। तो चंदन जैसे जिले में, जैसे आप कह रहे थे कि 200 फीट पे पानी है और बहुत बड़े मोटर्स लगते हैं, तो ड्रॉल जैसे बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप लाइन पे तो जरूर होगी। तो ये इश्यूज तो जरूर है। रेगुलेटरी कमीशन ने स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल कनेक्शन पे आने वाली वोल्टेजेस देखने के लिए दो चीजें यहाँ पे बहुत हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि एक एक है कि उस फीडर पे जहाँ पे एग्रीकल्चरल कनेक्शंस है, अगर मिक्स्ड है या फिर सेपरेटेड फीडर्स हैं, वहां पे कितने घंटे बिजली मिली है, पहली चीज। और दूसरा, उस फीडर पे लोड कितना रहा, क्योंकि लोड जो फीडर पे है वो तो डॉक्यूमेंटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास। तो उस डेटा से तो ये पता चल सकता है कि कितनी लोड हम एक्चुअली मीट कर पाए। तो ये डेटा अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पब्लिश कर ले तो ये तो बहुत एविडेंट होगा कि किन लाइंस पे कितना लोड और कितने घंटे बिजली चली। धन्यवाद श्वेता, बहुत ही अच्छा सवाल।
जेठाराम जी, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा, बट उसके साथ एक और सवाल आप दोनों से, श्वेता जी से भी और जेठाराम जी आप दोनों से। किसानों के एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि 6 घंटे के ब्लॉक आवर की सप्लाई के अगेंस्ट इनको 3 से 4 घंटे या 4.5 घंटे सप्लाई दी जाती है, जबकि पैसे बिलिंग की बात आती है तो फिक्स कनेक्शन के तहत उनको पूरा पूरा बिल देना पड़ता है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से श्वेता, मीटरिंग का, हालांकि आरईआरसी का काफी सालों से मैंने देखा है, हर साल मैंडेट आता है 100% मीटरिंग का, बट उसमें काफी डिलेज है, तो मीटरिंग का एग्रीकल्चर सप्लाई क्वालिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? और जेठाराम जी, आपसे भी सवाल कि मीटरिंग इम्प्लीमेंट करने में डिस्कॉम को क्या चैलेंजेस आते हैं ग्राउंड पे, और उसके साथ आपको कुछ और भी सुझाव था तो जेठाराम जी पहले आप। सर, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक ही होता है सर। जी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर 200 से 500 फुट गहरी ट्यूबवेल होती है ना सर, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की कोई समस्या नहीं है हमारी सर। और हमारी जो जोधपुर कंपनी डिस्कॉम है, वो उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं आ रही अभी। समस्या आ रही है प्रसारण निगम से, राजस्थान स्टेट प्रसारण निगम से समस्या है। 220 केवी अगर जीएसएस बनता है तो ये सारी समस्याएं वोल्टेज की दूर हो जाएगी, और वोल्टेज बराबर 200 420 वोल्ट तो मिलना ही चाहिए मिनिमम। ये 24 घंटे शहरों के लिए वही रूल है, और एग्रीकल्चर के लिए वही रूल्स है कि 440 हो या 420 वोल्ट मिलना ही चाहिए। 430 मान लें अपन बीच का, तो ये तो मिलना ही चाहिए। और 6 घंटे सप्लाई है एग्रीकल्चर के लिए, और डोमेस्टिक और इंडस्ट्री के लिए 24 घंटे सप्लाई देने का प्रावधान है सर। जी। चौधरी साहब, इस पे भी अगर आप थोड़ी रोशनी डाल सके। देखिए कि प्रसारण तो कम से कम उनकी जो फाइनेंशियल हालत है डिस्कॉम से बेहतर है। बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, बट डिस्कॉम से तो बेहतर है। प्लानिंग के रूप से देखा जाए तो डिस्कॉम ने, मुझे जहाँ तक ध्यान है, उनको जरूर मांग की होगी कि हमारा लोड बढ़ रहा है तो ट्रांसमिशन की हमारे रिक्वायरमेंट होगी। वो भी हर साल अपना इन्वेस्टमेंट प्लान देते हैं जिसको रेगुलेटर अप्रूव करता है। तो ये प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में गैप कहाँ और किस लेवल पे है? क्या एक ये पॉलिटिकल प्रायोरिटी का मुद्दा है, या इसमें और भी कुछ चैलेंजेस हैं? सर, ये प्योरली पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा है। बजट की कमी रहती है इनके, इसलिए प्राथमिकता जैसलमेर को नहीं दी जाती है। ये जीएसएस 20 साल पहले बनना चाहिए था, हम्म। और ये सैंक्शन करवाया मैंने 2022 में, और बजट की वजह से बंद पड़ा है। जी, धन्यवाद। जेठाराम जी, आप अगर मीटरिंग के इशू पे आप कुछ रोशनी डाल सकें कि मीटरिंग इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं डिस्कॉम को ऑन द ग्राउंड? मीटरिंग का किसानों से इसका कोई रोष नहीं है, चाहे फ्लैट रेट पे दो, चाहे इसमें मीटरिंग में दो। क्योंकि मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं सर, क्या ये सारे मीटर ओपन में रहते हैं फील्ड में, जो आंधी तूफान और बारिश झेल नहीं पाते हैं। इसलिए मैक्सिमम सप्लाई अगर फ्लैट रेट पे दी जाए तो बेहतर रहेगा किसानों के लिए। वो 6 घंटे का पेमेंट भरने के लिए तैयार है सर, उनको सिर्फ वोल्टेज चाहिए। और वोल्टेज के लिए प्रसारण निगम को ट्रांसफॉर्मर ये 220 केवी जीएसएस चालू करना पड़ेगा जुलाई से पहले पहले। ठीक, सर, चौधरी साहब, धन्यवाद। श्वेता, आपका क्या दृष्टिकोण है इस इशू पे, मीटरिंग के इशू पे खासकर? हाँ, सो मीटरिंग के कंसर्न्स तो आप जो जेठाराम जी कह रहे हैं वो तो सही है कि ऑन फील्ड मीटर लगाना, मीटर को मेंटेन करना, मीटर से रीडिंग लेना, ये इशू जरूर कॉम्प्लिकेटेड है। मीटर बर्नआउट, मीटर फेलियर्स, जिसके वजह से किसानों को आगे कनेक्शन ना मिलना, ये भी बहुत कॉमन इश्यूज हो सकती हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम मीटर ना करें। मीटरिंग से दो चीजें जो किसानों के लिए अच्छी हो सकती है, वो एक ये है कि बिजली की आपूर्ति जो है वो मीटर के रीडिंग से बिल्कुल पता चल सकती है, पहली चीज। और दूसरी ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑपरेशंस के लिए जो रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए, जिससे सप्लाई क्वालिटी, ऑपरेशन, मेंटेनेंस नेटवर्क की कर पाए,
क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जहाँ पे एग्रीकल्चरल सप्लाई दी जाती है, उन सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लगता है ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए या कोई सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए, उसके तो इश्यूज सारे स्टेट्स में हैं। लेकिन इसी मीटरिंग पे दो तीन चीजें जो हैं, जो महाराष्ट्र में भी यही इश्यूज चल रही हैं कि कनेक्शन दिए जाते हैं लेकिन मीटर नहीं लगाए जाते। तो इसमें जैसे आप कह रहे थे सिमरन जी, तो दो एंगल्स उसमें भी है कि एक तो पॉलिटिकल कंसर्न्स भी होती हैं, जहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि मीटर ना लगाएं, क्योंकि वो जो ट्रस्ट इश्यू है डिस्कॉम और फार्मर्स के बीच, कि अगर मीटर लगे तो फार्मर्स को कितना भुगतान देना पड़ेगा, उसमें कोई कॉन्फिडेंस की जो इश्यूज हैं, उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि मीटर लगने के बाद, जैसे मैं कह रही थी कि मीटर अगर डिसफंक्शनल हो जाता है तो फार्मर्स को कनेक्शन तभी बिजली नहीं मिलेगी, जिस वजह से उनकी कनेक्शन माने उनका पंप नहीं चलेगा। तो ऑन फील्ड मीटर रिप्लेस करने में जितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लगता है, उससे भी असुविधा होती है किसानों को। तो ये मुझे लगता है टू फेस्ड चैलेंज है कि मीटर लगाने से जरूर फायदा है, लेकिन अगर उसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो अगर उनको टाइम पे ना मिले किसानों को, तो उससे उन्हें ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। तो इस टू सॉल्व दिस गैप, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो इंटरफेस है उनके कंज्यूमर्स के साथ, ये थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। और उसके लिए पहली सबसे चीज ऑफ कोर्स ये है कि सप्लाई क्वालिटी जैसे इम्प्रूव हो तो किसानों का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उसके बाद अगर हम मीटर करें तो शायद फार्मर्स वो एक्सेप्ट भी करें। धन्यवाद श्वेता। खासकर कॉन्फिडेंस की बात करने पे, तो जिस पे मुझे विचार आता है कि क्वालिटी ऑफ सप्लाई इंप्रूव करने के लिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस इंप्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को काफी पुश किया जा रहा है पूरे भारत में। तो यहाँ पे जो किसान है काफी समर्थ है, हमने देखा बड़े किसान है, टेक्निकल रूप से अपना खेती करने में आय भी अच्छी है, पॉलिटिकल रूप से भी काफी कनेक्टेड हैं, अपने 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 इश्यूज को रखने में काफी समर्थ हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रोविजन है कि पंचायत को आप गवर्नेंस ऑफ लोकल पावर आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो और अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है, या कहीं आपने हिंदुस्तान में देखा हो, भारत में देखा हो ऐसा कोई एग्जांपल जहां एक कोऑपरेटिव ने डिस्ट्रीब्यूशन की या जीएसआई की फ्रेंचाइजी लेके अपना अपने जो प्रबंधन है उसकी उस पर खुद ही काम किया हो? उसकी लीगल और रेगुलेटरी फिजिबिलिटी क्या है, क्या ऐसा टेक्निकल भी पॉसिबल है? ये सवाल टीकेकर जी अगर आप भी इसका जवाब दे सके तो उससे बहुत सहायता होगी। श्वेता पहले अगर आप, एंड देन गर्ग साहब। तो लीगल और रेगुलेटरी प्रोविजन तो जरूर है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर ही प्रोवाइडेड है कि अ पर्सन और इवन अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन बिड टू ऑपरेट एंड मेंटेन अ लोकल ग्रिड या नेटवर्क, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी भी कहा जाता है। अगर यहाँ के चांदन के किसान, जैसे आप कह रहे हैं, समर्थ हैं और वो उस नेटवर्क या उस ग्रिड की ऑपरेशन मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, जिससे सप्लाई क्वालिटी इंप्रूव हो। नेक्स्ट स्टेप कुड बी रिकवरी, अगर टैरिफ्स की जो है वो भी इंप्रूव हो सके तो जरूर ऐसे सिस्टम चल सकती है। अभी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजीज हुए हैं, फार्मर ओन्ड या फार्मर रन के इंस्टेंसेस एटलीस्ट इंडिया में कहीं हुए नहीं हैं। कुछ बहुत छोटे पॉकेट्स हैं जहां
सोलर सोलर सिस्टम्स, इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम्स को कनेक्ट करके एक फीडर पे कनेक्शन ओन्ड, मतलब फार्मर्स ने कनेक्शन प्रोवाइड करके वहां एक मीटर लगा के जो ग्रॉस मीटरिंग होती है सिस्टम्स लगाए हैं, लेकिन प्योरली बेस्ड ऑन ग्रिड कनेक्शन या ग्रिड सप्लाई ऐसे सिस्टम्स अभी तो हुए नहीं हैं। लेकिन ये इस इन प्रकार के सिस्टम्स के सेटअप में एक चैलेंज जो आ सकता है वो सर्टेनली है कि कैपेक्स कहाँ से आएगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी है उस नेटवर्क के एस्टेब्लिशमेंट में। जैसे हमने अभी सुना कि वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स रिप्लेस हो नहीं रहे हैं या जो हैं वो अंडर कैपेसिटी हैं। तो ये सारे सिस्टम्स नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा वो डिस्कॉम की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब आएंगे तब ये सिस्टम्स एग्जिस्टेंस में आना ज्यादा आसान हो सकता है। Farmers can then certainly form a cooperative or a group and then take the responsibility of operating the grid to ensure that the supply जो भी आ रहा है 3 घंटे 5 घंटे वो reliably आ सके। तो certainly there is scope, but there are also some challenges and concerns जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। धन्यवाद श्वेता। गर्ग साहब, आप आपकी इसके प्रति राय, और अगर ये फिजिबल है तो इसका मोटा मोटा प्रोसेस कैसे होगा? सर आप म्यूट पे हैं, अगर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है इसके लिए कमीशन रेगुलर डायरेक्शन देता है डिस्कॉम्स को कि वो मीटर में कन्वर्ट करे एग्रीकल्चर जितने भी कनेक्शन है। और इवन हमने पिछले टैरिफ ऑर्डर में इनको इनकी ARR में से 10 करोड़ रुपए डिडक्ट भी किए हैं जोधपुर डिस्कॉम की ARR से। और जिस डिस्कॉम का नहीं होता, जैसे अजमेर डिस्कॉम ने करीब करीब कन्वर्ट कर लिया, तो बाकी डिस्कॉम को फाइनलाइज किया हमने। सेकंड आपका ये पॉइंट आ रहा है कि रूरल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी जो है इसके लिए भी हमने एग्जैक्टली रूरल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी के लिए नहीं, बट पिछले टैरिफ ऑर्डर में डिस्कॉम को डायरेक्शन दी थी कि वो नोएडा विजिट करें, NDPL नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड में। उन्होंने वहाँ पे कुछ पोर्शन, कुछ विलेजेस अपने उसमें रूरल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजीज में दे रखे, तो वहाँ के रिजल्ट भी काफी अच्छे बताते हैं। तो अभी जो टैरिफ पिटीशन है उसमें रिस्पॉन्स कंप्लायंस रिपोर्ट देगा, तो फिर कमीशन चाहता है। धन्यवाद गर्ग साहब। जेतमल सिंह जी और आईवीर सिंह जी, आपकी इसके बारे में क्या प्रक्रिया है? अगर क्या कोऑपरेटिव बना के किसान अपना प्रबंधन खुद देखें तो आपको क्या लगता है, क्या किसान एक साथ आने में इच्छुक रहेंगे? उनको साथ लाने में क्या चैलेंजेस आएंगे? आपकी क्या प्रक्रिया है इस पर? जी थोड़ा वापिस दोहराइए, थोड़ा नेटवर्क कम था इस वजह से मुझे आवाज नहीं आई। वापिस आपका प्रश्न एक बार दोहराइए। जी जेतमाल जी, प्रश्न ये है कि आपको डिस्कॉम के प्रबंधन को लेके काफी शिकायतें हैं, काफी उसमें अब खामियां हैं, आपने अलग अलग इश्यूज बताए। एक जो हल निकल के आता है, कितना ये पॉसिबल है नहीं है वो एक अलग बात है, बट एक ये भी है कि जैसे प्राइवेट फ्रेंचाइजी दी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की, एक कोऑपरेटिव बना के किसानों का, किसान संघ का कोऑपरेटिव बना के किसान GSS का प्रबंध देख सकते हैं। तो क्या लगता है कि आप, क्या किसान इसके बारे में एक साथ उनका आना ये संभव है? उनकी इसके बारे में क्या कोई रुचि रहेगी? हाँ, ये याद रहे कि जैसे किसान खुद उसका तकनीकी काम नहीं देखेंगे, उसके लिए टेक्नीशियन भी जरूरत है, इंजीनियर भी जरूरत है, मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है, और वो सब कॉन्ट्रैक्ट डिस्कॉम भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। कल को अगर मान लीजिए आपका कोऑपरेटिव संभालता है तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? आप भी एक मैनेजर या CEO हायर कर सकते हैं जो उसका पूरा प्रबंधन देखेगा। शायद जेठाराम जी चौधरी पूरे एक्सपीरियंस है, वो भी आपको सहायता करने में आ गए हैं। तो आपकी इस पे क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, यदि यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट आ जाता है,
हमारे पूरे यहाँ पे जिस भी लाइन में ग्रुप बने हुए हैं उसके साथ में तुरंत इनको हम सूचना दे देते हैं कि उस जगह पे ये फॉल्ट आया हुआ है। इनके पास में यदि कोई साधन की व्यवस्था नहीं होती है तो हम हमारी तरफ से खुद गाड़ी ट्रैक्टर लेकर जाकर के इनको साथ जाकर के फॉल्ट निकलवाते हैं। और पूरे किसान, इस क्षेत्र के पूरे किसान जागृत है, इनका साथ देने के लिए प्रत्येक जगह, एक जगह नहीं, लाइनों में यदि फीडर जहां इन्होंने अभी खड़े किए वैकल्पिक व्यवस्था, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यदि ये बड़े बड़े फीडर है, किसान कौन तो आप किसी टाइम उनको बुला दो, हाजिर है किसी भी वक्त। हम तो किसान है, वैसे भी हम भूख तो मर रहे, यदि बिजली भी नहीं है तो फिर यहाँ बैठ के क्या करना है। समा में हिम्मत कहाँ, हिम्मत जो परवाने में है, लुप्त मलने में जही नहीं, मर मर के जलने में है। हम वो किसान है जो रोज इन हाथों से कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। तो हम किसान कौम है। तो हम किसी भी वक्त यदि ये इस तरीके से यदि विद्युत विभाग हमारे से कोई भी उपयोग करवाना चाहता है, यदि हमारे को साथ लेके कोई काम करवाना चाहता है, तो किसान किसी भी वक्त तैयार है। और एक नहीं, हजारों किसान तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आजीविका ही यही है। यदि खेती ही अन्नदाता यदि इस परेशानी से जूझ रहा है, जेठाराम जी ने आपको बहुत बड़ी बारीकी से सुनाया, क्योंकि वो यहाँ पे अधीक्षण अभियंता के पद पे रहे हैं, बहुत ही भले आदमी, खुद किसान है, उन्होंने किसानों का दर्द समझा है। प्रत्येक हम जब भी मिलने जाते थे वो तुरंत बता देते। वास्तव में आज सबसे यदि बड़ी आफत मैं मानता हूं आज जैसलमेर जिले के ऊपर, पूरे जैसलमेर जिले के ऊपर, वो है विद्युत विभाग की समस्या। इस समस्या से निराकरण के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इस विभाग को, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे प्रसारण निगम हो, यदि हमारी कहीं पे जरूरत हो तो हम किसान 24 घंटे उनके लिए तैयार है। और धन्यवाद आपने भारती जो जी। बताया, इस ग्रुप के माध्यम से बताया, बिल्कुल बिल्कुल एनी वक्त ये समस्या का समाधान हो सकता है। किसान तैयार है, और किसान भी काफी अब ये जैसलमेर जिला पहले वाला नहीं रहा। अब किसान खुद जागृत है, खुद जानते हैं कि इतने इतने वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे छोटे फीडर करना हो, या कहीं पे किसानों को ये बताना कि फलानी जगह आप ये इस वजह से जितने भी किसानों इस चीज का यदि ध्यान रखना हो कि ये आपका फीडर है, कहीं पे फॉल्ट हो जाए तो ये इतने लोगों का ये ग्रुप बना दिया इस फीडर में। प्रत्येक गांव में जितने जीएसएस है उनके हिसाब से करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। किसान हमेशा अन्नदाता रहा है जो इस देश का पेट भर रहा है, अपने परिवार के लिए नहीं, अब ये पूरे देश के लिए किसान उनका पेट भर रहा। तो किसान हमेशा एक सहजी समझी हुई कौम है, लेकिन उनको इस विभाग को समस्या का समाधान के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं तो हम तो किसान हकीकत चीज ये कह रहे, अब तो इतने परेशान हो गए हैं, जैसलमेर जिले के अंदर एक बहुत बड़ा, पूरे जिले को जागृत करेंगे और बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे। जो राजस्थान में बैठे हुए अधिकारी, चाहे विद्युत विभाग के हो चाहे प्रसारण निगम के हो, देख लेना जैसलमेर जिला एक दिन थमसा जाएगा। लेकिन हम थोड़े से शांति से बैठे हैं कि कहीं न कहीं ये यदि समस्या का समाधान हो जाए, अधिकारियों को क्वेश्चन को यदि ऊपर वाला परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और इनके पास में पर्याप्त साधन हो। और एक बार जेठाराम जी ने बिल्कुल सही कहा कि 220 आज से 10 साल पहले चालू होना चाहिए था, जिसका आज की तारीख में कर्मा की ढाणी जहां केकेडी में सफाई हो चुकी है, एक पत्थर भी नहीं डाला है, जहां पे 80 टावर लगे हुए। यदि जेठाराम जी ने बताया कि जुलाई तक चालू होना चाहिए, तो मैं आपको हुक्म एक बता देना चाहता हूं कि हमने भी पूछ करके पता लगाया है, 80 टावर में कम से कम एक टावर यदि खड़ा करने में, उसको सीमेंट से तैयार करने में 2 महीने लगते हैं। तो अभी ये काम चालू करेंगे तब जाकर फसल तक पहुंच पाएंगे, वरना अभी हमारे पेंडिंग कनेक्शन पड़े हैं। कुछ तो कृषि नीति 2017 की मैंने टोटल पढ़ी है कि कम से कम 90 दिन तो ये हमारे को एक नट भी नहीं देते। न किसान जाता है कि हमारे जनरल कैटेगरी का जो कृषि कनेक्शन है उसके लिए कोई सामान 90 दिन के बाद में कोई इनके पास में कृषि नीति में प्रावधान तो होना चाहिए। इतने दिनों के बाद में आपको ये कृषि कनेक्शन 2015 में लोगों ने डिमांड नोटिस भरे, मांग पत्र भर दिए, ट्यूबवेल खुदवाने तक गिरवी रख दिए, लेकिन आज दिन तक उनको एक नट भी नहीं मिला है, उनके ट्यूबवेल चालू नहीं हुए। यदि वो 2000 कृषि कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, वो चांदन में यदि चालू हो जाते हैं, उनको ट्रांसफार्मर तो देने पड़ेंगे, अंत में कहाँ जाएंगे। उन्होंने मांग पत्र भरवा दिए तो ट्रांसफार्मर और कनेक्शन तो देने पड़ेंगे, यदि वो कनेक्शन नहीं देंगे तो लोग हड़तालों पे बैठेंगे। तो इस वजह से वो यदि कनेक्शन चालू हो जाएंगे तो इनके पास में, एक हमारे मारवाड़ी में कहा गया है, घणो बाहर होया करे तो ऊंट छोड़िया करे। तो ये लोड ओवरलोड हो चुका है हमारा 132 चांदन। इनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था मुझे तो दिखती नहीं है। यदि हो
तो जेठाराम जी बहुत जानकार है, वो भी बता सकते हैं। बाकी बात रही एक बिल की, बिलिंग की बात, आपने बहुत बढ़िया बात बताई थी कि मीटर हमारे ट्रांसफॉर्मर में, मैं आपको एक बता देता हूँ, सुपर ट्रांसफॉर्मर उन्होंने लगाए थे। पहले तो मीटर खुला आता था, अब सुपर ट्रांसफॉर्मर में बॉक्स के अंदर मीटर लगा हुआ है। उसमें मीटरों में जैसे ही प्रत्येक ट्रांसफर चाहे नया लेके जाओ चाहे दूसरा लेके जाओ, वो मीटर खराब हो जाते हैं 1 साल 2 साल बाद। तो ये क्या बताते हैं कि फ्लैट रेट से जारी करो। मैं यहाँ पे कम से कम आपको 20 गांव बता देता हूँ जहां पे गिरदावरी नहीं करते हैं, पटवा भाटी साहब आप म्यूट हो गए। वहां पानी की जो वजह से, खारेपन से, फ्लोराइड ज्यादा होने की वजह से मात्र एक फसल होती है। तो वो पटवारी गिरदावरी नहीं करता है, उनको कोई बीमा क्लेम कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ से हमारे से चांदन के उत्तर दिशा में देखो, कर्मा की ढाणी, सांवला, सगरा, जेठा, ऐसे हजारों गांव पड़े हैं जहां सिर्फ एक रबी की फसल होती है। ये बिल पूरे साल का भरवाते हैं। या तो पटवारी से, इनके पास में यदि मीटर की रीडिंग भी नहीं है तो पटवारी से रिपोर्ट ले लीजिए कि यहाँ खेती होती है या नहीं होती है। वहां हल भी चलाया नहीं जाता है खरीफ की फसल में, क्योंकि वहां फ्लोराइड ज्यादा है, फसलें होती नहीं है। मात्र वहां मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां रबी की फसल होती है, जीरा इसबगोल वहां होता है, और बाकी की फसल, इस रबी की फसल बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन वो बिल भी भरते हैं किसान। और जब भी इनको लाइट के बारे में, मुख्य रूप से यहाँ क्या समस्या रहती है, कई बार यहाँ एक्सीडेंट हो चुके, लोग मर भी गए, उनको आज की तारीख में कोई क्लेम का 1 रुपया भी नहीं मिला है। मेरे गांव के पास नजदीक एक सगनाराम भील था, वो विकलांग हो गया, इन्हीं एफआरटी में काम करता था, उनको विभाग ऊंट मर रहा है। तो ये बताते क्लेम का हमारे पास में कोई प्रावधान है ही नहीं। तो प्रावधान तो इनके कृषि नीति में है, लिखा हुआ दे रखा है, कोई क्लेम नहीं, ना इनकी कोई समय सीमा नहीं। कनेक्शन जब मन आया 10 साल 15 साल बाद में इनको ट्रांसफॉर्मर दे दिया, और उनको कोई, जितने साल पीछे इन्होंने मांग पत्र भरा है, उनको आज की तारीख में कोई क्लेम नहीं। ये हालात धन्यवाद है। धन्यवाद जी भाटी साहब। जी आईवी सिंह जी, अगर आप जुड़े हैं, आप किसान संघर्ष समिति के सचिव हैं। आईवी सिंह जी शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। श्वेता, आखिरी सवाल, इसके साथ हम ओपन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, और लोगों से प्रश्न लेने के लिए। हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की समस्या है। जो हमारी कनेक्शन एस्टिमेट्स बताते हैं, टोटल लोड हमारा 250-250 MVA के ऊपर है, एंड लोकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से डिमांड लगभग 180 MVA की है, जबकि हमारी कैपेसिटी केवल 125 MVA की है। तो इसमें श्वेता, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को प्लग करने में बजटरी इश्यूज हैं, ऑपरेशनल डिलेज वगैरह, बिडिंग सम होगा, राइट? बट मीनवाइल इस डिमांड को बेहतर से मैनेज करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी, सोलराइजेशन, उसका क्या रोल हो सकता है? उस पर आप थोड़ी अगर रोशनी डाल सकें तो हमारे साथ जुड़े साथियों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पीएम सौर कृषि योजना के, कुसुम योजना के अंडर सोलराइजेशन ऑफ फीडर्स का जो प्रोग्राम चल रहा है, महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना इस नाम के अंतर्गत जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन प्रोग्राम्स के तहत हर फीडर पे उस फीडर के सबस्टेशन पे जो अवेलेबल कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी पे सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पावर प्लांट्स हैं। इससे क्या हो रहा है, दो चीजें, कि दिन में 8 घंटे जब सोलर से बिजली मिल सकती है, 8 घंटे के लिए उस लाइन, उस फीडर पे बिजली की आपूर्ति हो सकती है किसानों के लिए। लेकिन उसी दौरान हमें पहले ये भी देखना है कि सबस्टेशन पे कैपेसिटी अवेलेबल है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी क्या है, उसके अपग्रेडेशन के लिए भी कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। तो अभी जो पीएम कुसुम स्कीम है, उसके तहत तो सोलराइजेशन तो हो सकता है फीडर का, लेकिन आरडीएसएस का जो स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने
2 साल पहले शुरू किया है, उसके तहत भी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल फीडर्स के लिए, एग्रीकल्चरल लाइंस के अपग्रेडेशन के लिए भी फंड्स अलोकेटेड हैं। तो हर स्टेट में आरडीएसएस के तहत किस राज्यों में, किस जिलों में क्या प्लान सबमिट किए गए हैं, इसका भी हम एक रिव्यू कर सकते हैं। और डिस्कॉम को हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चांदन जैसे जिले में जहां अब बात हो रही है कि सबस्टेशन की जरूरत है, या जहां डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स रिप्लेस होने चाहिए, इनके लिए जो स्पेसिफिक फंड्स आ रहे हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत, वो उसका यूटिलाइजेशन इन एरियाज में बहुत ज्यादा और बहुत इफेक्टिवली हो सकता है। ये बात हुई एक सेंट्रल लेवल स्कीम्स की। दूसरी चीज ये है कि लाइन का मेंटेनेंस कैसे हो रहा है हर एग्रीकल्चरल फीडर का, उसकी एक मॉनिटरिंग के लिए अगर एक कमिटी बिठाई जाए, स्पेसिफिक अगर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए हो सकता है, या स्पेसिफिक एरियाज के लिए जहां एग्रीकल्चरल कंजम्पशन ज्यादा है, अगर एक स्पेसिफिक कमिटी बैठे और उस कमिटी में एक्सपर्ट्स हों, उस कमिटी में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, और ये कमिटी अगर वहाँ के अभी पीके गर्ग जी हैं, तो मैं कह रही हूँ कि रेगुलेटरी कमीशन ने थोड़ा इफेक्टिवली अगर ये कमिटी सेटअप करे और ये सारा रिव्यू जो है ये कमिटी सर्वेस करके, टेक्निकल असेसमेंट करके अगर प्रेजेंट कर पाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए भी जो उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स हैं, कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए और किस डिस्ट्रिक्ट्स में वो प्रायोरिटाइज होना चाहिए, ये इस कमेटी के प्रोसेस तहत भी हम आगे ला सकते हैं और बहुत ऑब्जेक्टिवली हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि चांदन तो एक जिला हो गया, और भी कई जिले ऐसे हो सकते हैं जहां स्पेसिफिक इश्यूज हैं, और थोड़ा फंड डाइवर्जन और प्लानिंग अगर इफेक्टिवली हो पाए इन एरियाज के लिए, तो यहाँ के जो किसान हैं उनको उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। ये दूसरी चीज है। तीसरा ये है कि अम, अ, अगर किसान खुद से ये इंश्योर करें कि उनके पंप सेट्स, मीटर्स एफिशिएंट हैं, कैपेसिटर्स लगे हैं, फ्यूज बॉक्सेस लगे हैं, ताकि ओवरड्रॉल जो एक्सेस ओवरड्रॉल है उसका प्रिवेंशन हो पाए, तो लाइन पे वोल्टेज मेंटेनेंस ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं या 3 दृष्टिकोण से हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। अभी आपने सीप के तहत जो स्टडी की है, उससे तो चांदन जिले की जो समस्याएं हैं वो तो हमने जरूर समझी हैं। इसको आगे हम इसका रिजोल्यूशन कैसे करें, इसके लिए ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। आखिरी 10-15 मिनट में कुछ प्रश्न हैं हमारे ऑडियंस से, हम उनको लेना चाहेंगे। गर्ग साहब, शायद ये कुछ सवाल आपके लिए उचित होगा। राकेश परमार जी पूछ रहे हैं कि निर्धारित आपूर्ति अवधि और निर्धारित सप्लाई वोल्टेज में असफल रहने पर किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु कोई नियम प्रभावी हो तो अवगत कराएं। अभी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस के अंदर कुछ मैकेनिज्म है जिसको किसान अवेल कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए जब सप्लाई क्वालिटी में इश्यूज होते हैं तो। सर, इसमें नो करंट कंप्लेंट्स के लिए रूरल एरिया में 8 घंटे का टाइम फिक्स है। इसमें 8 घंटे तक भी अगर सप्लाई रेस्टोर नहीं होती है तो फिर उसमें कंप्लेंटेशन का प्रोविजन है। एसओपी सर, स्टैंडर्ड्स जो ये है एग्रीकल्चर पे भी एप्लीकेबल रहेगा, और इसमें जो ये शॉर्टफॉल ऑल ऑफ सप्लाई कंज्यूमर्स, रहता है ब्लॉक ये बेसिकली ऑल आवर्स, कंज्यूमर्स के लिए है। एसओपी ऑल रेगुलेशंस कंज्यूमर्स के है। लिए। ओके, थैंक यू सर। दूसरा जो सवाल मैं उठाना चाहता हूँ, कि जैसलमेर जैसे क्षेत्र में लोड मेंटेन करने के लिए अन्य विकल्प जैसे सोलर कनेक्शन, ये तो आई थिंक श्वेता ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दूसरा, नामक एवं डिस्कॉम किसान आदि के बीच में क्या कोई समितियों या प्लेटफॉर्म का प्रावधान है जहां ये लोग मंच पर बात कर सकें? चौधरी साहब, गर्ग साहब, इस पे अगर आप जवाब देना चाहें। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां किसान अपने इश्यूज को रख सकें?
सर आरईआरसी का जो टैरिफ सेटिंग प्रोसेस है, जो ईयरली जो होता है, उसमें कंज्यूमर जो अपने वैल्यूबल जो भी कमेंट्स है या सजेशन है वो उस टाइम पे रख सकता है। तो उसको जब आरईआरसी जब कमीशन टैरिफ ऑर्डर इशू करता है तो उस टाइम पे कंसीडर करता है जीएसटी। धन्यवाद। चौधरी साहब, डिस्कॉम का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ किसान अपने इश्यूज रख सके? जेठाराम चौधरी जी। सर, समस्या डिस्कॉम से है ही नहीं, इनको समस्या है प्रसारण निगम से। वो विभाग अलग है सर, प्रसारण निगम विभाग अलग है। समस्या उनसे है, उनसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का माहौल खराब हो रहा है। मतलब जब 220 केवी जीएसएस बन जाएगा तो 90% इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और किसानों के बीच में प्रेम बना रहेगा। और उसके बाद ये मीटरिंग भी चाहते हैं कि हमारे मीटरिंग हो। ये सारे सारे कॉपरेट और दूसरा ये कॉपरेट करने के लिए भी तैयार है सब जगह। तो अभी समस्या ये है सर कि सप्लाई अपने को प्रसारण निगम पे को निर्देशित किया जाए कि 220 केवी जीएसएस बनावे। बाकी ये सारी बातें अपने बाद में अपन कर सकते हैं आराम से सर। धन्यवाद गर साहब। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल के 220 केवी का स्टेशन बनाने में तो समय लगेगा। आपने कहा नहीं जुलाई तक बन सैंक्शन है जाना। सर, सैंक्शन है, सर जुलाई तक सैंक्शन है, बन जाएगा, काम आप चल रहा है। आप आश्वासन आश्वासन दे पाएंगे? अगर नहीं बन पाता मान लीजिए, तो शॉर्ट टर्म में और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सब प्रेम बना हुआ नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ शिकायतें होती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। अ, एक सवाल आया है कि ट्रांसमिशन के साथ गांव वाले तो बात नहीं कर पाते। उसका मैं अगर उत्तर देना, सरल उत्तर तो नहीं है, बट एक तो ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है, जैसे कि बताया गया प्रायोरिटी का, और दूसरी तरफ से अब रेगुलेटर पे किसान जरूर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं ट्रांसमिशन के ऑर्डर के दौरान और डिस्कॉम के टैरिफ ऑर्डर के दौरान, दोनों। अ, इसके साथ साथ सभी सभी हमारे मेहमानों का, हमारे पैनलिस्ट का मैं अ, 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 धन्यवाद बोलना चाहूंगा। हमें उम्मीद है कि कुछ इश्यूज को हमें बेहतर समझने का मौका मिला। हम अभी भी कोई ठोस हमारी तरफ से कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं दिख रहा, तो किंतु श्वेता के और जेठाराम जी के, गर साहब के जो सुझाव हैं, और बाडी साहब और पतावत जी के जो इश्यूज उन्होंने उठाए, उसको हम जरूर लिखित तौर पे आयोग को, डिस्कॉम को और मंत्रालय में जरूर पहुंचाएंगे। आपके कुछ और भी सवाल हो तो आप, और कुछ छूट गए हो, जो कुछ लंबे सवाल मैंने मेरे से लिए नहीं गए, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। किंतु आप अपने सवाल हमें seep@therateseep.co.in पर ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनका जवाब दे पाए। आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। थैंक यू।